एक इनोसेंट गर्ल जब रिवेंज लेने के लिए निकलती है तो क्या होता है, यही कहानी हमारी आज की है। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग ईजू को देखते हैं। वो इस कहानी की हीरोइन है। वो बहुत ही इनोसेंट गर्ल है और लाइब्रेरी में काम किया करती है और वो बहुत खूबसूरत भी है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, वो इस तरीके के शॉर्ट ड्रेसेस पहन करके हॉट बन करके एक लड़की से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर वो सेन को क्रॉस करती है जो कि इस कहानी का हीरो है। उसे इस ड्रेस में देख करके सेन को लगता है शायद उसने एक गलत इंसान को देखा और वो इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। ईजू को हम लोग देखते हैं जो कि एक गर्ल से मिलने के लिए जाती है। इस गर्ल का नाम ईल है और ये गर्ल एक्चुअल में यहाँ पर ईजू को बहुत रिच लोगों के पार्टी में ले करके जाने का काम करती है। ईजू ने जानबूझ करके इस गर्ल से फ्रेंडशिप की थी ताकि वह अमीर लड़कों के जाकर के पार्टीज में से शामिल हो सके। अब उस गर्ल को ऐसा लग रहा था कि ईजू उन लड़कियों में से है जो कि ऐसे अमीर बनने का शौक़ रखती हैं। इसी वजह से वो उसे ऐसे पार्टीज़ में ले करके जाने के लिए रेडी हो जाती है। इस लड़की का नाम एक्चुअल में जिजी था। फिर शाम में वो ईजू को उस पार्टी में लेकर के जाती है जहाँ पर कि ईजू का फर्स्ट टारगेट था जाओ। टारगेट क्यों मैं कह रही हूँ वो थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। जीजू उसे समझाती है कि जाओ, तुम्हारा मुर्गा तुम्हारे सामने है, पटा सको तो पटा लो। अब ईजू यहाँ से तुरंत फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि उसकी सिस्टर का एक्चुअल में मर्डर हुआ था। अभी कुछ महीने पहले ही उसे न्यूज़ मिला कि उसके सिस्टर याट पार्टी में गई हुई थी और वहाँ पर उसने खुद को हर्ट कर लिया है। लेकिन ईजू अपनी बड़ी बहन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी और वो जानती थी कि वो इतनी खुशमिजाज लड़की है, वो खुद को हर्ट कैसे कर सकती है। पुलिस वाले भी उन यार्ड पर कर रहे पार्टी लोगों को नहीं ये कर सकते था क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। इसी वजह से ईजू यहाँ पर डिसाइड करती है कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो वो खुद ही कातिल का पता लगाएगी, अपनी बहन के मौत का बदला जो उसे लेना था। दैट्स वाई वो अपना पता लगाने लगती है कि उस दिन यार्ड पार्टी में कौन कौन था और उसकी सिस्टर का मर्डर आखिरकार कौन हो सकता है। लेकिन इस वजह से उसकी लाइफ कुछ ऐसे चेंज हो गई उसने कभी सोचा नहीं था। कहानी वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि ईजू को डाउट था कि सबसे पहला सस्पेक्ट जाओ हो सकता है कि उसके सिस्टर का मर्डरर हो। वो उसे पटाने के लिए जा ही रही थी कि तभी ईजू को उसकी फ्रेंड का कॉल आने लगता है और वो साइड में जाकर बात करने लगती है। साइड में वहाँ सेन था, उससे एक लड़की फ्लर्ट करने के लिए आती है तो उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहाँ पर ईजू भी थी और वो उसे देख करके शॉक हो जाता है कि लाइब्रेरी में इनोसेंट से दिखने वाली लड़की यहाँ पार्टी में क्या कर रही है, ऐसे पार्टीज़ में ऐसे ड्रेसेस में। ईजू यहाँ पर कहती है शायद मैं कुछ डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। लेकिन सेन उसे रोकते हुए ये दिखाता है कि वो दोनों ही उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं और कहता है तुम दोनों कम्पीट करो, तुम दोनों में से जो अच्छी होगी मैं उससे ही रख लूँगी। ईजू को वो वैसे भी जाने नहीं दे रहा था। अब ईजू को यहाँ पर एक्टिंग तो करना पड़ेगा कि वो सेन में इंटरेस्टेड हो और एक्चुअल में वहाँ पर एक अमीर मुर्गा पटाने के लिए ही आई हुई है। अब वो उसी तरीके से उसे फ्लर्ट कर रही होती है। उसे नहीं पता था कि सेन एक्चुअल में उसमें इंटरेस्टेड है। फिर वो उसे ऐसा करते देख उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि इस तरीके से उसने पहली बार ईजू को लाइब्रेरी में देखा था और यहाँ पर जो है उसके टीचर ने बताया था कि ईजू बहुत ही इनोसेंट गर्ल है। उस समय तक उसके सिस्टर की एक्चुअल में डेथ नहीं हुई थी। ईजू उसके बाद ही काफ़ी बदल गई है और वो उसी समय से ईजू को देखा था तो उसकी ब्यूटी में इंटरेस्टेड हो गया था। लेकिन आज ईजू को इस सिचुएशन में देख करके उसके मन में कई सवाल थे। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो इनोसेंट सी गर्ल ईजू इस टाइप की हो गई। दूसरी तरफ ईजू वापस से जाओ से बात करने के लिए जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट करती है और वो लड़का उसमें इंटरेस्ट भी लेने लगता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से अपना नंबर शेयर करते हैं। बातों बातों में ईजू से कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारे बहुत सारे यॉट है और तुम यॉट पे पार्टी किया करते हो। मुझे भी उस टाइप की पार्टीज़ बहुत पसंद है, अगली बार मुझे ज़रूर बुलाना। यहाँ पर सेन आता है, उसे वो जाओ से बात करते हुए देख करके सोच रहा होता है कि जाओ इतना डेंजरस है और ईजू उसके साथ रहना उसका सही नहीं है। वो जाते ही जाओ को कहता है कि तुम्हें यही लड़की मिलेगी पटाने के लिए, और कोई लड़की नहीं मिली। अब जाओ को ये लगने लगता है कि ईजू ने किसी न किसी तरीके से सेन को ऑफेंड किया है और सेन उसका फ्रेंड हुआ करता था लेकिन वो जितना स्ट्रांग था वो उससे पंगा नहीं ले सकता था। इसी वजह से कहता है आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझे लगता है कि शायद तुमने सेन को ऑफेंड किया है और सेन को जो लड़की नहीं पसंद है
मैं उसके साथ तो कनेक्शन में नहीं रह सकता हूँ। तो वो ये बोल करके वहाँ से चले जाता है। अब ईजू कंफ्यूज कि ये लड़का उसका बना बनाया प्लान क्यों बिगाड़ रहा है इतना मुश्किल से। तो उसने जाओ से कनेक्शन बढ़ाया है और अगर वो उस पार्टी पे नहीं लेके जाएगा तो उसे पता कैसे चलेगा उस रात क्या हुआ था। तभी वहाँ पर ईजू की फ्रेंड आ जाती है। वो कहती है कि कोई, उसकी फ्रेंड आकर के बोलती है कि अरे कोई ना, जाओ ने तुम्हारा कांटेक्ट डिलीट तो नहीं किया ना, बाद में उससे कनेक्शन कर लेना, आज के लिए हम ये पार्टी यहीं ख़त्म करते हैं। सेन से तुम्हारा कोई पंगा है क्या? ईजू कहती है पता नहीं वो क्यों ऐसे बीच में आ जा रहा है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। वो लड़की उसे बताती है सेन तुम्हारे ही कॉलेज में तो पढ़ता है, शायद तुम्हारे से 1 साल वो सीनियर होगा। ईजू को तो पता ही नहीं था। वो बताती है कि वो बहुत ही रिच है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ईजू को पता कैसे नहीं है। इसके बाद वो ईजू को नेक्स्ट डे गोल्फ खेलने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि ईजू अपने फ्रेंड के फ़ोटोज़ क्लिक किया करती थी अच्छे अच्छे, और वो उसे ऐसे अमीरों के पार्टीज़ में लेके जाती थी। वो उसे खेलना सिखा रही होती है। तो जाओ यहाँ पर सेन यहाँ पर अपने दूसरे फ्रेंड हुओ के साथ आता है। हुओ यहाँ पर उन दोनों से जाकर के बात करने लगता है। हुओ उस दूसरी लड़की को गोल्फ खेलना सिखा रहा होता है। ईजू की नज़र उसके वॉच पर पड़ती है और वो वॉच देख करके उसे याद आता है उसके सिस्टर ने उसे बताया था कि एक्चुअल में ये वॉच के बारे में। यहाँ पर वह सेन के साथ पिक्चर क्लिक करके जाओ को भेज देती है ये देखने के लिए कि जाओ से उसका कोई पंगा नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर उसे ऐसा लगे कि जाओ से उसका पंगा चल रहा है तो वो उसके साथ दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर उस वॉच के बारे में उसके सिस्टर ने उसे बताया था, उसे ध्यान आता है। तो यहाँ पर वो सोचती है कि जब ये लिमिटेड एडिशन वॉच है, पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही है और एक यहाँ पर हुओ के पास है, इसका मतलब कि ये उसके सिस्टर की मौत से रिलेटेड हो सकता है। तो वो अब उसमें भी इंटरेस्ट दिखाने लगता है। अब यहाँ पर हुओ को ये लगता है कि सेन को छोड़ करके ये लड़की उसे भाव दे रही है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करती है। बस इसी गेम में वो उसे भी गोल्फ खेलना सिखाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर उसकी नज़र बार बार उसी के वॉच पर थी। ये देखते ही सेन को जेलस फील होने लगता है। गलती से ईजू की ईयररिंग खुल करके सेन के ड्रिंक में गिर जाती है जब वो गेम खेल रही थी। सेन उसे वो ईयररिंग लौटाने के लिए आता है और कहता है तुम्हारी ईयररिंग का कलर उड़ गया है, कम से कम नई ईयररिंग तो पहन करके आया करो लड़कों को पटाने के लिए। ईजू से कहती है तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो देख लेगी उसे कैसे इम्प्रेस करना है किसी को। उसका फ्रेंड उसके साथ जा रहा होता है। वो सेन से कहता है मुझे लगता है कि ये बंदी मुझ में इंटरेस्टेड है, इसमें अलग क्या है पता है, इसने तुम्हें छोड़ करके मुझ पर नज़र डाली थी, बट उसे पता नहीं था कि वो बलि का बकरा बनने वाला है। ये जो यहाँ पर अपना प्लान चल रही होती है और यहाँ पर जाओ और हुओ दोनों ही उसकी नज़र में सस्पेक्ट थे और उसे पता लगाना था कि आखिरकार दोनों में से किसने उसके सिस्टर को मारा है। तो फिर वो एक अगली पार्टी में चली जाती है जिस पर कि हुओ ने उसे उस पार्टी में बुलाया हुआ था। उसे नहीं पता था कि उस पार्टी में सेन भी होने वाला है, लेकिन इनविटेशन नहीं होने की वजह से उसे लिफ्ट नहीं यूज़ करने दिया जाता है, उसे स्टेयर से जाना पड़ता है। लेकिन फिर सेन को उस पर तरस आ जाता है और बोलता है कि हुओ ने कॉल करके तुम्हें बुलाया है तो तुम चलो मेरे साथ। वो उस पार्टी में अंदर जाती है जहाँ पर कि हुओ उसे पार्टी में अंदर लेकर के जाता है। अब वहाँ पर ईल नाम की भी एक गर्ल आती है जो कि एक्चुअल में सेन को पसंद करती थी और वो हुओ को कहने लगती है कि कैसी लड़कियों को तुम लेकर के आने लगते हो, बट छोड़ो उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग बैठ करके गेम खेलने लगते हैं। ईजू और हुओ यहाँ पर साथ में गेम खेल रहे थे। ईजू जानबूझ करके हार रही थी क्योंकि वहाँ पर वो हुओ को ड्रिंक करना चाह रही थी, हारने पर उन्हें ड्रिंक करना था। उसका प्लान था कि हुओ जब ड्रंक हो जाएगा तो वो उससे उस यॉट पार्टी के बारे में कुछ सवाल पूछ लेगी। विलेन कौन होने वाला है लास्ट तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर वहाँ पर हुओ जब ड्रंक हो जाता है तो वो सेन के साथ सुडोकू खेलने लगती है। अभी जीतने ही वाली थी कि हुओ होश में आकर के कहता है कि तुम कर सकती हो। अब यहाँ पर ईजू को इनोसेंट दिखाना था, दैट्स वाई वो जानबूझ करके सेन से हार जाती है। फिर वो उसे छोड़ करके हुओ के पास जाती है और कहती है तुम बहुत ही ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ करके आती हूँ, और उसे उठा करके वो लेके जाने लगती है। सेन समझ जाता है कि ईजू ये गेम जानबूझ करके हारी है। इधर कार में ईजू हुओ से पूछ रही होती है कि उस रात पार्टी में क्या हुआ था। हुओ काफ़ी ड्रंक था, वो उससे कुछ बातें बताता तो है लेकिन उससे ये चीज़ क्लियर नहीं होता है कि हुओ एक्शन में उसकी बहन की मर्डर में इंक्लूडेड है या नहीं है। तभी वहाँ पर सेन आ जाता है और कहता है कि हुओ मेरा फ्रेंड है, हम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, तो मैं इसे ले करके जा रहा हूँ और मैं इसे छोड़ दूँगा घर पर।
जहाँ पर कि ईजू का प्लान ख़राब हो रहा था, लेकिन वो सेन के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाह रही थी, तो मजबूरी में उसे जाने देना पड़ता है और फिर वो चुपचाप अपने घर निकल जाती है। अगले दिन यहाँ पर ईजू जब आती है तो वो अपने एक नए टीचर या स्टूडेंट जो भी कह लो उससे मिलने वाली थी, जिससे मिल करके वो दोनों अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। जब वो जा कर के देखती है तो वो कोई और नहीं सेन होता है। ईजू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सेन से इस तरीके से मिलने वाली है। उसे पता था कि सेन उसे बहुत ही गलत समझता है कि वह अमीर लड़कों को फंसाने का काम करती है, लेकिन सेन उसका कुछ था नहीं जो उसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। वो दोनों यहाँ पर साथ में काम करने लगते हैं। काम करते हुए सेन इतना हैंडसम लग रहा था कि एक बार को ईजू उसे देखते रह जाती है। सेन उसे कहता है ताड़ना हो गया हो तो काम कर लेना। ईजू यहाँ पर काफ़ी शाय फील करने लगती है। काम वाम ख़त्म होने के बाद टीचर यूं ही ईजू को कह देता है कि ये तुम्हारा हाथ से पार्टनर होने वाला है, तो थोड़ा इसका ध्यान व्यान रखना, इसे खाना वाना खिला देना। ईजू हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे हुआ का मैसेज आता है और वो उसे अपनी एक दूसरी पार्टी में लेकर के जाना चाह रहा था, तो ईजू उसे ओके कह देती है। ये देख करके सेन को जेलस होने लगता है। इधर ईजू वहाँ से बाहर निकलती है तो जाओ उससे मिलने के लिए आया था और ईजू जब बातों बातों में जाओ से उस यॉट के बारे में पूछ रही होती है तो वो उसे चीज़ें क्लियर कर रहा था, जिससे ईजू को लगने लगता है कि हो सकता है कि जाओ उस मर्डर में इंक्लूड ना हो। वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था साथ में पार्टीज वार्टीज़ करने के लिए कि तभी वहाँ पर सेन आ जाता है। सेन जानता था कि जाओ टाइप के लड़के बहुत ही प्ले बॉय टाइप्स होते हैं और ईजू उनके साथ सिर्फ खतरा ही मोल ले रही है। उसे नहीं पता था कि ईजू के लाइफ में क्या चल रहा है। वापस से सेन को ईजू को लेकर के गुस्सा करते देख जाओ गुस्सा करने लगता है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे और सेन के बीच में कोई पंगा नहीं है। ईजू के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो जाओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाओ के वहाँ से जाती है वो ईजू से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ईजू कहती है प्रॉब्लम क्या है मेरी, मैं एक नॉर्मल घर से बिलोंग करती हूँ और मुझे भी अमीर बनना है। तुम सब तो शुरुआत से ही अमीर हो, तुम लोग इन बातों को कहाँ ही समझोगे। लेकिन साओ जानता था ईजू झूठ बोल रही है। ईजू से कहती है तुम मेरी पर्सनल लाइफ के इतना पीछे पड़े हुए कहीं तुम ही तो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। साओ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ईजू ने जानबूझ करके उसे ऐसे प्रोवोक किया था ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे और फिर वहाँ से चली जाती है। सेन यहाँ पर अपने बंदे को कॉल करता है और पता लगाने के लिए बोलता है कि ईजू के लाइफ में इधर कुछ महीने में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से कि वो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। नेक्स्ट डे ईजू सोचती है कि उसने सेन को ऐसे जानबूझ करके प्रोवोक किया है तो अब वो उसे परेशान करने के लिए नहीं आएगा। वो बार बार उसे अपने टारगेट से भटका दे रहा है। उसे यहाँ पर हुओ का मैसेज आता है तो वो उस पार्टी के लिए निकल जाती है। वहाँ पर जब वो पहुँचती है तो वो उसे रिसीव करने के लिए आया था और वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी, तो वो उसका बड़ाई करते हुए उस पार्टी में लेकर के जाता है। लेकिन वहाँ पर वापस से सेन उसे मिल जाता है। सेन उनको देख करके गुस्से में आकर के हुओ के कार पर स्क्रैच करता है और वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे अपने साथ पर्सनल डेट पर लेकर के गया था, जहाँ पर कि वो दोनों सिर्फ साथ में बैठ करके आपस में बातें कर रहे होते हैं। बात बात में ईजू यहाँ पर हुओ से पूछती है उस यॉट पार्टी के बारे में, तो वो वहाँ पर उसके सिस्टर का नाम ज़रूर लेता है, लेकिन उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता था। वो बस कुछ देर के लिए ही उस लड़की से मिला था। जब वो लोग पार्टी करके वहाँ से बाहर निकलते हैं तो गार्ड बताता है कि सेन ने एक्चुअल में हुआ के कार पर जानबूझ करके डेंट मारा है। अब वो ईजू को लेकर के पहुँच जाता है सेन के घर पर। वैसे तो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। वो कहता है कि भाई तूने मेरे कार पर अटैक किया है, तुझे कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। ईजू यहाँ पर गलती से स्लिप करके गिर जाती है सेन के ऊपर। अब वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मैं इससे बाद में बात कर लूँगा कार के बारे में। लेकिन यहाँ पर वो उसे कहता है कि नहीं तुम्हें मेरी कार चाहिए ना, ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन यहाँ पर ईजू कॉलेज जाती है, जहाँ पर कि उसे वापस से एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है। वो इन पार्टीज़ में जानबूझ करके ज़ाया करती थी। वहाँ पर ईल भी आई हुई थी और वो यहाँ पर ईजू को कुछ खास पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि वो सेन को पसंद करती थी और उसे ऐसा लग रहा होता है कि सेन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा इंटरेस्ट ज़रूर ले रहा है। दैट्स वाई वो उससे उन्हें दूरी बना करके रखने के लिए कह रही होती है। वो कहता है ओ कम ऑन, ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसे लेकर के आया हूँ यहाँ पर और ऐसे इंसल्ट तुम नहीं कर सकती हो। फिर ईजू यहाँ पर जाकर के चुपचाप इनोसेंट बन करके बैठ जाती है वहाँ पर, और वो टारगेट ढूंढ रही थी कि कौन ही उनसे कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर।
लेकिन वो अपने दोस्तों से बात करने के लिए चले जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो उसकी सिस्टर की मौत से कनेक्टेड नहीं है। तो वो सोचता है कि वो यहाँ पर जब उसकी मौत से कनेक्टेड नहीं है तो फिर उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और अब उसे या तो जाओ से पता करना पड़ेगा या तो उसके साथ जो लड़की ईल है वो कुछ जान सक रही होगी। तो अब वो ईल से दोस्ती बढ़ाने के बारे में सोचती है। यहाँ पर सेन जानबूझकर के उसे भड़काते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ करके अमीरों की ज़िंदगी में एंट्री ले पाओगी। वो कहती है कि हाँ ऑब्वियसली, और कई जगह तो एंट्री मैं ले ही चुकी हूँ, तुम्हें इस बारे में नहीं पता है। वो कहता है कि नहीं, तुम हमारे लाइफ में अभी भी इंक्लूड नहीं हुई हो। वो कहती है वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, और फिर वो जा कर के बात करने लगती है सेन से। अब यहाँ पर हुओ से। ये देख कर के सेन को जेलसी होने लगता है। सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। वो हुओ को कहती है कि आई एम सॉरी, एक्चुअल में मैं यहाँ पर सेन से क्लोज आने के लिए तुमसे फ्रेंडशिप की थी, लेकिन सेन के जानने के बाद मुझे पता चला कि मैं एक्चुअल में उसके लायक नहीं हूँ। दैट्स वाई आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग के साथ नहीं खेल सकती हूँ। हम हमारे फ्रेंडशिप को यहीं ख़त्म करते हैं। बेचारे हो भाई साहब का दिल टूट जाता है। अब तक उसे तो यही एटीट्यूड लग रहा था कि वो सेन को छोड़ करके उसके पास आई थी। अब ईजो यहाँ पर अपनी नेक्स्ट टारगेट ईल के पीछे पड़ने वाली थी। अगले दिन वो ईल का इंतज़ार कर रही थी। जानबूझ करके वो उससे फ्रेंडशिप करने का कोशिश करती है, और ईल ईजो को कुछ खास पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन रिक्वेस्ट वगैरह करने के बाद वो उससे आफ्टर कॉलेज मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ईजो को पता नहीं था कि ईल ने सिर्फ और सिर्फ उसका इंसल्ट करने के लिए ऐसा कहा था। ईल ने कुछ चीज़ें मंगाई थी। जब ईजो लेकर के वहाँ पर पहुँचती है तो उसे अंदर एंट्री ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्राइवेट एरिया था, और ईल इसे बस देख करके विलन वाला स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। तब ईजू समझती है कि वो उसे परेशान करने के लिए आई थी। फिर भी वो काफ़ी देर तक वेट करती है। जब काम ख़त्म करने के बाद ईल वहाँ से निकलती है तो फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, इसमें भी तुमको प्रॉब्लम है। काफ़ी कुछ बोलने के बाद ईल उसे अपने फ्रेंड सर्किल में तो नहीं, लेकिन हाँ उसे अपने घर की नौकर की तरह ज़रूर ट्रीट करने के लिए रेडी थी। वो उसे अपना असिस्टेंट बना करके लेके चल रही होती है, और ये सब कुछ ईजू कर रही थी। शाम के एक पार्टी में जब वो जाती है, वहाँ जानबूझ करके सब तरफ सेल्फी लेने के बहाने फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है, तभी वहाँ पर सेन भी आ जाता है। ईजू को वो कहता है लगता है हो ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो तुम नया टारगेट ढूंढने के लिए आई हो। ईजू हंस के कहती है हाँ तुम कह सकते हो, मैं यहाँ नया टारगेट ढूंढने के लिए तो आई ही हूँ। तभी उसे ईल यहाँ पर पार्टी में ऐसे ड्रंक कंडीशन में मिलती है। ईल से वो चली जाती है बात करने के लिए, जहाँ पर कि बातों बातों में वो उससे अपने सिस्टर के बारे में पूछ रही होती है। लेकिन उसे उसके सिस्टर के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन उस पार्टी में और भी कितने लोग थे इस बारे में वो ईल के थ्रू जान सकती थी। इसी वजह से वो उसके असिस्टेंट बनने का एक्टिंग करते रह जाती है। नेक्स्ट डे वो एक लड़की से बात कर रही होती है, जो लड़की ईजू को कुछ नए क्लूज आगे दे सकती थी। तो ईजू उनकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है। आफ्टर दैट ईल उसे एक दूसरी पार्टी में लेकर के जाती है, अपनी असिस्टेंट बना करके। किस एंगल से ये इसकी असिस्टेंट लग रही है। यहाँ पर ईजू की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, जिससे कि वो आगे चल के और इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो देखती है कि सेन भी आया हुआ है। वो सोचती है कि उसकी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है, वो जहाँ जा रही है वहाँ पर सेन आ जा रहा है, और वो हर बार अपने नए टारगेट के बीच में आने से उसे रोक देता है। वो जा कर के यहाँ पर एक दूसरे लड़के से बात करने लगती है, क्योंकि वो भी उस पार्टी में वहाँ पर था। दोनों एक दूसरे से अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करते हैं। वो उस लड़के के साथ जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर बीच में सेन आ जाता है, और उसे ऑफिस के काम के बहाने से वहाँ से भेजने लगता है। लेकिन उस लड़के को भी समझ में आ गया था कि सेन और ईजू के बीच में कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है। दैट्स वाई वो उससे दूर करने के लिए ऐसा कर रहा है। वो लड़का जीजू से कहता है कि अब हमारे पास नंबर्स तो है ना, हम एक दूसरे से फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट करते रहेंगे। ईजू हाँ में हाँ मिला देती है। उस लड़के के जाने के बाद सेन ईजू से कहता है कि यहाँ पर भी अब तुम नया टारगेट ही ढूंढने के लिए आई हो। ईजू कहती है ऑब्वियसली, जैसा कि तुम्हें पता है मुझे अमीर बॉयफ्रेंड चाहिए, दैट्स वाई मैं यहाँ पर एक नया टारगेट ढूंढने के लिए आई हुई हूँ, और बेहतर होगा कि तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ऐसा कह के वो अपनी फ्रेंड से बात करते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसे पार्टी में बुलाया जा रहा था तो वो क्यों ना जाए। इधर सेन को उसका वो बंदा कॉल करता है, जिसको कि ईजू के बारे में उसने पता लगाने के लिए बोला था, और उससे उसके सिस्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। सेन कहीं ना कहीं उसकी सिस्टर के डेथ से कनेक्टेड था, इसी वजह से वो शॉक हो जाता है।
ईजू अकेली बैठी हुई थी। सेन उसे कॉल करता है कि वो किधर है। ईजू कहती है वो सी बीच पर बैठी हुई है। सेन उसे कहता है वहीं रुकने, वो वहीं आ रहा है। ईजू को समझ नहीं आता है कि सेन यहाँ पर क्या करने आ रहा है, बट वो उससे बात करके थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचता है तो वो उससे पूछता है तुम तो उस लड़के के साथ गई थी ना, तो फिर तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो। ईशू उसे नहीं बताती है और वो कहती है कि उसे यहीं अकेले अच्छा लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो लड़का उसकी सिस्टर के डेथ से कनेक्टेड नहीं था। दैट्स वाई ईशू ने उससे अपनी फ्रेंडशिप आगे नहीं बढ़ाई थी, कोई फ़ायदा ही नहीं था। इसी वजह से ईजू बहाना करके उसकी पार्टी से निकल गई थी। सन यहाँ पर ईजू को वहाँ से दूर लेकर के जाता है जहाँ पर कि दोनों एक शांत जगह पर बैठ करके बात कर रहे होते हैं। वो ईजू से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ईशू भला इस दुनिया में कैसे हैं किसी पर ट्रस्ट कर सकती थी। उसे सिर्फ और सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना था, क्योंकि उस यार्ड पार्टी पर आए लोगों में से कोई भी उनकी सिस्टर का मर्डरर हो सकता था। इसी वजह से वो सेन को इस बारे में नहीं बताती है, बट उसे नहीं पता था कि सेन को इस बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है। सोचती है कि बस आज की रात वो सेन के साथ एंजॉय कर लेती है, कल फिर से वो सेन से अलग हो जाएगी, क्योंकि वो भी अब उससे कनेक्शन फील करने लगी थी। पार्टी में पता करने के बाद नेक्स्ट डे ईशू एक और गर्ल से मिलने के लिए जाती है, जो कि एक्चुअल में हो में इंटरेस्टेड थी, लेकिन हो के लाइफ का पर्सनल मैटर उसे पता नहीं था। उसे दोस्ती करने के बहाने उस दिन जो है क्या कुछ हुआ था उस बारे में जानने का कोशिश करती है। हालांकि उसे कुछ खास इन्फो तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता चलता है कि उनका जो उसकी बहन का जो किलर था वो एक्चुअल में उसी बोट पर था और उसकी सिस्टर ने खुद को हर्ट नहीं किया है, उसे मारा गया है। और ये इतना बड़ा पॉइंट उसके लिए काफ़ी था। वो उस लड़की से अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करती है और वो लड़की एक्चुअल में इससे भी दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि बाय बिहेवियर उसे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। इनकी दोस्ती तो आगे कंटिन्यू हो रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर शाम में ईशू न्यू ईयर अकेले ही अपने सिस्टर को मिस करते हुए सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी उसे सेन का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो ईजू को रिसीव करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर जब अपने बाइक से आता है तो ईजू पूछती है कि न्यू ईयर तुम अपनी फैमिली के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं बिता रहे हो। सेन कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मेरी फैमिली अपने ही पार्टी एंजॉय करने में बिजी है। फिर वो ईजू को वहाँ से लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसने ईजू के लिए ऐसे फायरवर्क अरेंज किया हुआ था, और इसके बाद वह ऐसे फायरवर्क जला करके उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, जिसमें कि ईजू बहुत ही सही फील करती है। वो अपने सिस्टर को बहुत ही मिस कर रही थी। एक पल को तो जब भी वो सेन के साथ रहती है तो भूल जाती है कि सेन भी तो उस पार्टी में हो सकता है, वो भी एक सस्पेक्ट हो सकता है। वो अपनी फीलिंग के सामने भूलने लगती है इस बात को। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो उसे वहाँ से फिर अपने घर लेकर के जाता है। डिनर पार्टी करने के बहाने वो उसे यहाँ पर अपने हाथों से खाना बना करके खिला रहा था। तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर तुम अपने खाना बना रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ मुझे आदत है, मेरी मॉम डैड ने कभी मुझ पर उतना ध्यान ही नहीं दिया था और मैं हमेशा ही सारे काम खुद करना जानता हूँ। ये सब कुछ होते होते उनके ग्रैंड पेरेंट का वहाँ पर कॉल आने लगता है और ईजू गलती से फ़ोन उठा लेती है। स्पीकर पे वो लोग बात कर रहे होते हैं और वो लोग उसे न्यू ईयर विश करने के लिए फ़ोन किए थे। फ़ोन पर बात करते करते दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही करीब हो जाते हैं और एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। आफ्टर दैट वो ईजू को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर कि वो ईजू से अपने रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करने के लिए बोलता है, लेकिन ईजू वापस से उसी की तरह बिहेव करने लगती है जैसे कि वो अपने मतलब से सेन से जुड़ी हुई थी। सेन को ये बात बहुत ही बुरा लगता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे कि ईजू ने उसका इस्तेमाल किया है। ईजू की ये मजबूरी थी, उसे अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखना ही था, वरना यहाँ पर वो अपनी बहन के मर्डर को भला कैसे ढूंढ पाएगी। अब यहाँ पर सेन ईजू की फीलिंग को नहीं समझ पाता है। वो जानता तो था कि वो अपनी बहन के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या उसे उसकी फीलिंग नहीं दिख रही है। उसे भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ईजू की मजबूरी थी और आफ्टर दैट वो वहाँ से अपने घर चली जाती है।
नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके न्यू क्लास में यहाँ पर सेन भी क्लास अटेंड करने के लिए आया हुआ है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है उसके साथ जा कर के बैठने के लिए, तो ईजू मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे उससे थोड़ी दूरी बना करके रखने में भलाई दिखता है। दूसरी लड़की सेन के पास जा कर के बैठ जाती है। ईजू अपने दोस्त के साथ आगे जा कर के बैठ जाती है। क्लास ख़त्म होने के बाद एक दूसरा लड़का ईजू को आकर के चॉकलेट दे रहा होता है, तो सेन उसका चॉकलेट ले करके वहाँ से फ़रार हो लेता है। नेक्स्ट सीन में वो नई लड़की जो कि हुओ में इंटरेस्टेड थी, वो ईजू को अपने साथ पार्टी करने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसी रेस्टोरेंट में वो हुओ से मिलने वाली थी। वो हुओ से मिलने के लिए भी आगे बढ़ी रही होती है कि तभी वहाँ पर उन्हें सेन दिख जाता है। ये देख कर ईजू सोचने लगती है कि सेन उसे बार बार दिख रहा है, ये तो पंगे ही है, वो उसे इस तरीके से आगे बढ़ने नहीं देगा। सेन उसे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जो कहती है कि देखो, यहाँ पर इस गर्ल को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भी हुओ के पीछे पड़ी थी, वरना उसे बुरा लग जाएगा, वो बेचारी उसे पसंद करती है। लेकिन बदले में वो घूस मांग रहा होता है, तो ही वो उस लड़की को ये बात नहीं बताएगा। तो उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था और उसे प्यार से किस कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर हुओ की फियांसे आती है और हुओ की फियांसे यहाँ पर उस लड़की की पिटाई करने लगती है। ये जो उसे सपोर्ट करने के लिए जाती है, वो गर्ल बताती है मुझे पता नहीं था कि उसकी फियांसे है, वरना मैं कभी उसके पीछे ही नहीं पड़ती। जब ये बात उस लड़की को पता चलता है तो वो हुओ को कॉल लगा करके डांटती है और कहती है कि सब तरफ तुम खुद को सिंगल बताए जा रहे हो, हमारा एंगेजमेंट यहाँ पर फिक्स हो गया है, दोबारा अगर मुझे ऐसा कुछ पता चला ना तो भूल जाना कि हमारी शादी भी होने वाली थी। यहाँ पर एक्चुअल में उनका ये अरेंज मैरिज हो रहा होता है। अब ये लड़की जैसे कुछ सैल थी, तो वहाँ पर ईजू को लग रहा होता है कि हो सकता है कि उसकी ये जो गर्ल है वो उस मैटर के बारे में कुछ बता सकती है और वो उससे अब फ्रेंडशिप करना चाह रही थी। बातों बातों में ईजू को पता चलता है कि इस लड़की का यहाँ पर बर्थडे पार्टी है, तो वो सेन को उस पार्टी में लेके जाने के लिए बोलती है। वो कहता है तुम संभाल पाओगे ऐसी पार्टी इसको। ईजू कहती है कि हाँ ऑब्वियसली, तभी तो वहाँ पर नए लड़के मिलने वाले हैं। तो सेन की यहाँ पर मजबूरी हो जाती है, वो उसके रिक्वेस्ट को ना नहीं कह पाता क्योंकि, और फिर इस तरीके से वो ईजू को उस पार्टी में ले करके जाने के लिए रेडी हो जाता है। ईजू तो उस पार्टी में सिर्फ इसलिए जाना चाह रही थी ताकि यहाँ पर वो और कुछ लड़कियों और लड़कों से इन्फॉर्मेशन इस बारे में निकाल सके। वो उस पार्टी में पहुंचती है। सेन कहता है यहाँ के लोग बहुत ही अजीब है, तुम संभाल पाओगी ना, उनसे घुल मिल पाओगी। ईजू कहती है हाँ। ऐसा कह के वो पार्टी में अंदर जाती है। तभी वहाँ पर हुओ की फियांसे भी और लड़कियों के साथ यहाँ पर आए हुए थे। शुरुआत में तो वो ईजू का इंसल्ट करने लगती है कि वह किसके साथ यहाँ पर आ गई। वैसी लड़कियाँ उसने बहुत देखी हैं जो कि अमीर बनने का शौक़ रखती हैं। तभी वहाँ पर सेन उसके सपोर्ट में आता है और कहता है कि एक्चुअल में मैं इसे यहाँ पर लेकर के आया हुआ हूँ। जब उन्हें पता चलता है कि वो सेन के साथ आई हैं तो फिर वो लोग ईजू से बातचीत करने लगती है और कहती है डोंट वरी, जब ये तुम्हारे साथ आई है तो फिर हम इसे कुछ नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ पर तुम फ्रेंडशिप ही करने के लिए आई थी ना, चलो फ्रेंडशिप करने के लिए चलते हैं। फिर वो ईजू को वहाँ से साइड में लेकर के जाती है। सेन को डर था कि कहीं वो लोग ईजू को हर्ट ना करें। हुओ की फियांसे उसे साइड में लेके जाती है बात करने के लिए, और बातों बातों में ईजू उस यॉट के बारे में इस तरीके से बात निकाल रही होती है। वो उसे कहती है तुम सेन के साथ आई हो, क्या सेन को तुम पसंद करती हो। ईजू कहती है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती, वो मेरे टाइप का नहीं है, वैसे भी वो बहुत ही अमीर है। तभी वहाँ पर उसे हुओ का वीडियो कॉल आता है। वो लड़की उससे अच्छे से बात करती है। ईजू को कहती है जैसे कि हमारा अरेंज मैरिज सबके सामने हमें अच्छे से बात करके दिखाना ही पड़ता है, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये होती है अमीरों की ज़िंदगी, हम उस इंसान के साथ नहीं रह सकते जिससे प्यार करते हैं। और यहाँ पर वो उस यॉट के बारे में इस तरीके से बातें कुछ कुछ बताने लगती है। ईजू को वहाँ से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है और उसे ये भी पता चलता है कि सेन भी उस रात पार्टी में था, सिर्फ आधे घंटे के लिए बस पार्टी में आया हुआ था। ईजू को लगने लगता है कि कहीं सेन इन सब में इंक्लूडेड तो नहीं है। तभी यहाँ पर सेन आया था और उसने ईजू को कहते हुए ये सुन लिया था कि ईजू सेन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो उसे ब्लैंकेट देने के लिए आया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ईजू उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है, तो वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि तुम सच में सेन को मनाने के लिए नहीं जाने वाली। ईजू को दिखाना पड़ता है कि नहीं, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो उस लड़की से और कुछ कुछ बातों बातों में इन्फॉर्मेशन निकालती है। घूम फिर करके यहाँ पर यही 3 लड़कों पर बातें आ रही थी, सेन, जाओ और हुओ, लेकिन सच्चाई हमेशा अलग होती है। ये बात ईजू को आगे चल के पता चलने वाला था। नेक्स्ट डे जब वो सेन को मैसेज करती है तो सेन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। ईजू अभी उससे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकती थी क्योंकि वो भी इस फ्रेम सस्पेक्ट में आ रहा होता है। तभी उसे हुओ की फियांसे का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाई थी।
वो वहाँ पर कार रेसिंग करने के लिए जाती है जहाँ पर कार रेसिंग कोर्ट था। वो लॉन्ग हेयर गाय पियान से मिलती है। पियान को एक्चुअल में जो फ़िलहाल सेन की रेसिंग पार्टनर थी वो पसंद करती थी, लेकिन अपनी बातें एक्सेप्ट नहीं करती थी। उससे हेल्प करने के बहाने वो इससे फ्रेंडशिप कर रही थी और सेन को जलाने के लिए वो ऐसा कर रही थी ताकि वो उसे अनब्लॉक कर दें। बातों बातों में दोनों के बीच यहाँ पर कार रेसिंग का कंपटीशन लग जाता है कि हारने वाले को अपनी पार्टनर को किस करना पड़ेगा। अब वो दोनों इस बेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इससे बात है कि सेन हीरो है तो जीतना तो उसे ही है। कार रेसिंग तो वो जीत जाता है। अब यहाँ पर बात था कि जब हारने वाले को किस करना है तो ईजू और पियान को किस करना था। वो लोग कहते हैं कि चलो हम जब बेट हारे हैं तो एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों जानते थे कि उनके पार्टनर्स उन्हें ज़रूर ही रोकेंगे। जैसे ही ऐसा होने वाला था तो सेन और उसकी पार्टनर दोनों ही उन दोनों को ऐसे किस करने से रोक देते हैं और कहते हैं ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते हैं और ईजू वहाँ से बाहर निकलती है। वो उससे बात करने के लिए जाती है और कहती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें जेलस फील कराने के लिए आई थी। मेरा इस लड़के से कोई कनेक्शन नहीं है। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? अरे यार मैंने तो यूं ही उसे बोल दिया था। तुम इन बातों को सीरियसली लेकर के रखे हो। जैसे तैसे करके वो सेन को अभी के लिए तो फ़िलहाल मना लेती है। सेन जानता था कि जो उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिर भी वो बेचारा फीलिंग्स का मारा उसके साथ रहने के लिए मजबूर था। वो उससे घर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर कीजू के पर्स से उसके सिस्टर का ये ब्रेसलेट गिर रहा था, जिसे देख करके सेन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उससे कुछ पूछता नहीं है। अगले दिन यहाँ पर उसे उस यॉट पार्टी में इनवाइट किया जाता है। ईजू वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर कि वो सेन, जाओ और हुओ तीनों से मिलने वाले थी। वो सोचती है कि आज तो वह सच का पता लगा करके ही रहेगी। सेन की नज़रें अब भी ईजू पर थी। वो सोच रहा होता है कि वह ऐसे डेंजरस प्लेसेस पर क्यों ही पार्टी करने के लिए आई है, अकेली लड़की इन अनजान लड़कों के बीच में। हो तक तो ठीक था, वो समझदार था, लेकिन जाओ थोड़ा सा बदमाश था। और वहाँ एंट्री होते एक नए लड़के यान का। यान यहाँ आते ही ईजू के साथ फ्लर्ट करने लगता है। उस समय सेन वहाँ पर था नहीं। अब ये इनके ग्रुप में था, ये बात ईजू को भी नहीं पता था, लेकिन उसके बिहेवियर से समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो इनका पंगा इनके साथ चल रहा है। और वो भी यान के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन बातें यहाँ पर इनके बीच कुछ बढ़ पाती, जो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाती, तभी वहाँ पर सेन आ जाता है और वह यान को ईजू के साथ देख करके गुस्सा करने लगता है। कहने को तो सेन और यान दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनके बीच बिजनेस राइवलरी भी चल रही होती है। ईजू से वो जानबूझ करके यान उसके सिस्टर के बारे में इनडायरेक्टली कुछ बातें कर रहा होता है। कुछ तो ऐसे सीक्रेट्स थे जो कि यान को पता था। ईजू को सेन वहाँ से जाने के लिए कहता है तो वो यान के साथ वहाँ से चली जाती है। इस बात पर सेन उस पर गुस्सा करके लड़ने लगता है। उसके दोस्त लोग जैसे तैसे करके यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हैं। ईजू जानती थी कि यान से सच निकलवाया जा सकता है कि उसके सिस्टर का किलर कौन है, लेकिन सेन जब तक उससे कनेक्टेड होने नहीं देगा तब तक वो कैसे इस इन्फॉर्मेशन को निकाल पाएगी। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो ईजू यान से मिलने जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है सेन आ करके उसे रोक लेता है। ईजू से फ्लर्ट करके उसे वहाँ से भेजने का कोशिश कर रही थी, लेकिन सेन उसे उसके कमरे में बंद कर देता है और कहता है जब मैंने कहा कि तुम्हारा अकेले बाहर जाना सेफ़ नहीं है तो तुम कहाँ जा रही हो। ईजू सेन से थोड़ा सा परेशान होने लगी थी। वो कभी भी उसे अपने टारगेट के पास जाने ही नहीं देता था। उसे नहीं पता था कि सेन भाई साहब ईजू से कितना प्यार करते हैं। वो उसे कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सक रहा था। सेन ईजू को उसके कमरे में लॉक कर देता है और कहता है सुबह मिलेंगे। ईजू सोचती है वो कहाँ फंस गई यार। अगली सुबह वो सबसे पहले उठ करके जानबूझ करके ब्रेकफास्ट वाले एरिया में चली जाती है जहाँ पर कि यान आता है और वो उससे अपना नंबर शेयर कर लेती है। यान कहता है सेन तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूम रहा है। वो कहती है वो मेरा कुछ है नहीं, वो तो यूं ही बस मुझे लेकर के ऑब्सेस हुआ रहता है। यहाँ पर यान से वो जानबूझ करके अपनी दोस्ती बढ़ा रही होती है, क्योंकि उसे डाउट था या तो वो किलर है या तो फिर वो उसके सिस्टर के किलिंग के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा जानता है। उसकी बातों से साफ लग रहा था। वो उसे कहता है कि पिछले कुछ दिनों पहले एक लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखने वाली मेरी फ्रेंड बनी थी। इसी यॉट पर हमने पार्टी किया था। ये जो समझ जाती है कि वो उसके सिस्टर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसे ऐसे रिएक्ट करना पड़ता है जैसे कि उसके सिस्टर को जानती ही नहीं है। यहाँ पर जब पार्टी ख़त्म हो रहा था, सब जा रहे होते हैं, तो सेन ईजू को वार्न करता है यान उसके लिए सही नहीं है, वो यान से दूर रहे। ईजू से कहती है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है उसे पता है, तो बेहतर होगा कि अगर सेन उसकी हेल्प नहीं करना चाहता तो वो उससे दूर रहे। सेन कहता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करना चाहता, लेकिन ईजू उससे हेल्प लेना नहीं चाह रही थी।
अगले दिन यान ईजू को मिलने के लिए बुलाता है। ईजू वहाँ पर जाती है तो वह कहता है, मुझे पता है कि तुम उसकी सिस्टर हो और अगर तुम उसके किलर को पकड़ना चाहती हो तो इसमें उसके खिलाफ कुछ सबूत है, लेकिन तुम्हें ये फ़ोटो तभी मिलेगी जब तुम सेन के स्टडी रूम में जा कर के मेरे लिए उसके नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन लेकर के आओगी। ईजू जानती थी ये टफ है, लेकिन फिर भी वो यान की बातों को एक्सेप्ट कर लेती है, सोच करके कि वो अपने सिस्टर के किलर के कुछ ज़्यादा ही करीब है। यान ईजू का गुस्से का इस्तेमाल कर रहा होता है असली बातों को छुपा करके। ईजू यान की बातों को मान जाती है और वो अपने घर चली जाती है, जहाँ पर कि वो बहाने से यहाँ पर सेन को कॉल करती है और उसे अपने घर लेकर के जाने के लिए कहती है उसके घर के कीज़ कहीं खो गए हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, क्या वो उसे आकर के रिसीव कर सकता है। तो सेन मान जाता है। जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो सेन भी भीग गया था, तो वो उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उससे फ्रेशन अप होने के लिए बोलती है। सेन नहाने के लिए चले जाता है और ईजू यहाँ पर उसके स्टडी रूम से कुछ पेपर्स के पिक्चर क्लिक करके भेज देती है यान को, लेकिन यान जो सामने से फ़ोटो भेजता है उससे तो ईजू देख करके शॉक हो जाती है। उस फोटो में सेन था और फोटो में उसके सिस्टर की डेड बॉडी थी जो कि एक बोरे में बंधी हुई थी। अब ये देख करके वो पूरी तरीके से टूट जाती है और उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेन भी एक किलर हो सकता है। वो रोते हुए खुद की फीलिंग को कंट्रोल करते हुए सेन के पास जाती है और उसे किस करते हुए उसके गले पर नाइफ रख के पूछती है, तुमने मेरी बहन को क्यों मारा। सेन कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारी बहन को मारा है। ईजू 1 मिनट के लिए अपना नाइफ हटाती है। सेन उसे समझाता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। वो उसे कहती है कि मुझे यान ने एक फ़ोटो भेजा है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि तुमने मेरी बहन को मारा है और तुम उसकी डेड बॉडी के साथ हो। सेन उसे कहता है, मैं उसकी डेड बॉडी के साथ हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैंने तुम्हारी बहन को मारा है। वो शुरुआत से उसे बताता है। एक्शन में हुआ कुछ यूँ था कि उस पार्टी में वहाँ पर गया हुआ था वो, जहाँ पर कि जो यान है वो इलीगल तरीके से ड्रग सेल किया करता था और ये बात उसकी सिस्टर को भी पता चल जाता है। उसकी सिस्टर को जब ये बात पता चलता है तो वो इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करना चाह रही थी। उसने उसके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लिए थे, लेकिन ये बात यान को भी पता चल जाता और वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसका ये सीक्रेट रिवील हो, वरना पूरी ज़िंदगी के लिए उसे जेल जाना पड़ता। दैट्स वाई वो उसकी सिस्टर को यहाँ पर मार देता है। मार करके जैसे ही वो फेंकता है उसे इस तरीके से ये करके बोरे में करके, तभी ये चीज़ यहाँ पर सेन देख लेता है और वो उसकी बहन को बचाने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। ईजू सेन की बातों पर ट्रस्ट करती है और कहती है, ठीक है, अब बारी उस इंसान को सबक सिखाने का। अगले दिन वो यान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो अभी ये दिखा रही थी कि वो सेन से नफरत करती है, वही उसके सिस्टर का किलर है। यान उसकी इमोशन का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि बस एक काम और तुम कर दो, फिर मैं पूरी वीडियो ही तुम्हें दे देने वाला हूँ कि कैसे सेन ने तुम्हारी बहन को मारा है। नया प्रोजेक्ट जो सेन लाने वाला है उससे उसके करोड़ों का नुकसान होगा अगर वो प्रोजेक्ट मैं ले लूँगा तो। ईजू मान जाती है। फिर जब वो कॉलेज से लौट रही थी तो सेन उसे लेने के लिए आता है। कार में वो उसे किस करते हुए कहता है कि तुम यान से मिलने गई थी। ईजू कहती है, हाँ, मैंने उसे अपने झांसे में फंसा लिया। उसने मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के पार्टी में इनवाइट किया, वहाँ हम साथ जाएंगे, जहाँ पर कि मेरे पास जो ईजू के अपनी बहन के लिए सारे सबूत मैंने जमा किया है वो सब हम यहाँ पर पब्लिक और पुलिस दोनों को रिवील कर देंगे और यान को हमेशा के लिए जेल हो जाएगा। सेन इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। वो ईजू के साथ उस पार्टी में पहुंचता है। यान उससे बात करने के लिए आता है तो ईजू से कहती है, मैं तो यहाँ पर तुमसे रिवेंज लेने के लिए आई हूँ, तुम्हें क्या लगा कि क्राइम करके तुम बच के निकल जाओगे। यान हंसते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। ईजू कहती है, किसने कहा कि मेरे पास प्रूफ नहीं है। यान सोचता है कि ये बस यूँ ही उसे झूठ मूठ कर डरा रही है और ये ट्रिक उस पर काम नहीं करने वाला है। उसने डबल चेक किया था, उसने सारे सबूत खुद पर्सनली अपने हाथों से मिटाए हैं, कोई यहाँ पर उसके पास सबूत नहीं होने वाला है। सेन थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर निकलता है। ईजू ने यहाँ पर यान के ख़िलाफ़ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जमा किए थे। वो उन फ़ोटोज़ को लेकर के पहुँचती है यान के पास और सारे पब्लिक में वो फ़ोटोज़ को उड़ा देती है जिसमें कि वो इलीगल ड्रग का यूज़ कर रहा होता है। यान उन फ़ोटोज़ को देख करके कहता है कि तुम इससे क्या साबित करने वाली हो। ईजू कहती है, ये तो तुम्हारा पहला क्राइम है कि तुम इलीगल ड्रग अपने यार्ड पर सेल किया करते हो। यान कहता है, ये बस एक फ़ोटो है और फ़ोटो एडिट भी हो सकती है, कोई तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेगा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है।
ईजू कहती है मैंने कब कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तभी सेन वहाँ पर उस लड़के को लेकर के आता है जो कि यान के लिए काम किया करता था। उसकी जान जैसे तैसे करके बचाई गई थी। वो लड़का कहता है मैंने तुम्हारे लिए कितने कांड किए, तुम्हारे कहने पर मैंने ईजू की सिस्टर की डेड बॉडी को पानी में फेंका था और तुम मुझे ही मरवाना चाह रहे थे। यान उन सारे लोगों को हटवा देना चाह रहा था जो कि उस रात उसके साथ उस क्राइम में शामिल थे, वरना यहाँ पर उसका पोल खुल जाएगा। जैसे तैसे करके यहाँ पर ईजू ने और सेन ने मिल करके उस लड़के का जान बचाया था। और यहाँ पर इसीलिए वो लड़का यहाँ पर कहता है कि मैं आया हुआ हूँ तुम्हारे खिलाफ भी पुलिस में गवाही दूंगा और मैं खुद को भी सरेंडर करने वाला हूँ। अब यान का यहाँ पर पोल पूरी तरीके से खुल जाता है और अब उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। फाइनली यहाँ पर पुलिस आती है उस लड़के और यान को वहाँ से लेकर के जाती है। जो यहाँ पर ईजू का उसके लाइफ का मोटिव था अब अपने सिस्टर के किलर को पकड़वाने का, फाइनली वो पकड़वा देती है। वैसे भी क्राइम करके अब ज़्यादा दिनों तक नहीं बाहर घूम सकते हो चैन से। हर गलत काम का सज़ा आपको एंड में मिलता ही है। कहानी यहाँ पर एक हैप्पी एंड के साथ ख़त्म होती है। लास्ट में सेन और ईजू दोनों साथ हो जाते हैं और वो उतने सारे फ़ोटो जो इसने जमा किए थे वो सबको डिलीट कर देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सेन जैसा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड पाने के लिए कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।